बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना उस रब बाबरकत की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और करोड़ दरूद व सलाम उसके पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए। सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हम हमेशा की तरह एक अच्छी बात से शुरू करते हैं। हम सबको पता है कि जब किसी जगह को सजाया संवारा जाए, किसी जगह की सजावट की जाए, उसकी वैल्यू एडिशन की जाए, मसलन जिस कमरे में हम रहते हैं उसमें दीवार में एक अच्छी सी सीनरी लगा दी, एक साइड पे थोड़े फ्लोरल अरेंजमेंट फूल रख दिए और इस तरह करके उसकी सफाई सुथराई अच्छी सी कर दी, तो वो जगह अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। सेम इज़ द केस विद ह्यूमन बीइंग्स, कि जब आप किसी इंसान को भी सजाते संवारते हो तो वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है। यहाँ इंसान को संवारने से मेरी मुराद ज़ाहरी सजावट नहीं है, या इंसान को सजाने से मेरी मुराद है अखलाक और किरदार की सजावट। हम में से जिसका अखलाक और किरदार जितना खूबसूरत होगा वो उतना खूबसूरत लगेगा, ज़ाहरी तौर पे जैसा भी हो। मैं एक कॉल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपकी आंखों में खूबसूरती है तो आपको दुनिया खूबसूरत लगती है, लेकिन अगर आपके दिल में, आपके अंदर खूबसूरती है तो फिर आप दुनिया को खूबसूरत लगते हो। तो ये अंदर की सजावट, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यू आर योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट। जितना आप अपने आप को संवार लोगे उतना आप बेहतर लगोगे, और इसमें ज़ाहरी सजावट नहीं, अंदर की सजावट है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग का, हमने पढ़ा था कि मैनेजर्स के 4 तरह के फंक्शंस मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। उसमें हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन स्टार्ट किया हुआ था कि हर चीज़ को अरेंज कर देते हैं, स्ट्रक्चर्ड कर देते हैं कि क्या काम है और किसने करना है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन बनाना है, इसको हमने इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि इट इज़ द फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब्स विद इन एनी ऑर्गेनाइजेशन टू अकॉम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स। अब जब भी जॉब्स को स्ट्रक्चर करते हैं मैनेजर्स, तो वो कुछ बातों को, कुछ इंग्रेडिएंट्स को, कुछ एलिमेंट्स को अपने जहन में रखते हैं। वो एलिमेंट्स कौन से थे, हमने उनको लिस्ट डाउन किया: फॉर्मलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, डिसीजन मेकिंग, जियोग्राफिकल ऑपरेशंस, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, डिपार्टमेंटलाइजेशन और चेंज ओरिएंटेशन। हमने बारी बारी इन सब चीज़ों को पढ़ना शुरू किया। सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी फॉर्मलाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशंस में डिसाइड करते हैं कि हमने अपनी एक्टिविटीज़ को, ऑपरेशंस को, उसमें लेवल ऑफ फॉर्मेलिटीज़ कितना रखना है। लेवल ऑफ फॉर्मेलिटीज़ में पीपल, प्रोसेसेस और डॉक्यूमेंटेशन 3 चीज़ें आती हैं, और जितना इनका लेवल ज़्यादा होता चला जाता है उतनी हमारे स्ट्रक्चर कहलाता है फॉर्मल स्ट्रक्चर या फॉर्मल डिज़ाइन। और जितना फॉर्मेलिटीज़ का लेवल कम है, पीपल, प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंटेशन की इन्वॉल्वमेंट कम है, उतना ही हमारा स्ट्रक्चर कहलाता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। दूसरी चीज़ हमने इसमें पढ़ी डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क, और इसमें हमने पढ़ा कि हम अपनी वर्क एक्टिविटीज़ को नंबर एंड टास्क ऑफ पीपल के लिहाज से डिवाइड करते हैं, कि हमने हर एक इंडिविजुअल को स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी असाइन करनी है या जनरली कोई भी काम करे। तो इस लिहाज से हमारे 2 तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं: वर्क स्पेशलाइजेशन या स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, और वर्क जनरलाइजेशन या जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर। तीसरी चीज़ हमने इसमें डिसीजन मेकिंग डिस्कस की, और डिसीजन मेकिंग में हमने इस तरह से पढ़ा कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ टॉप मैनेजर्स करते हैं, या हर मैनेजर अपने लेवल पे अपनी डोमेन के लिहाज से डिसीजन मेकिंग कर सकता है। अगर सिर्फ टॉप मैनेजर्स कर सकते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर कहलाया सेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, और अगर डिफरेंट मैनेजर्स अपने अपने लेवल पे कर सकते हैं तो इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। फिर हमने जियोग्राफिकल ऑपरेशंस को पढ़ा कि जियोग्राफिकल ऑपरेशंस के लिहाज से अगर सिर्फ एक लोकेलिटी में बिजनेस ऑपरेशंस हैं तो ये लोकल स्ट्रक्चर है। अगर एक ही कंट्री, एक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हैं तो ये नेशनल स्ट्रक्चर है। अगर एक से ज़्यादा मुल्कों में हैं तो ये मल्टीनेशनल स्ट्रक्चर या ग्लोबल स्ट्रक्चर है। और अगर वो बाउंड्री लेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने जियोग्राफिकल बाउंड्री डिफ़ाइन नहीं की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी या कोई भी इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वर्चुअल स्ट्रक्चर या बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर कहलाया। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की पढ़ी, और हायरार्की को हमने एक्सप्लेन किया था कि ये फॉर्मल अरेंजमेंट, एसोसिएशन ऑफ पीपल विद ईच अदर है, कि हाउ जॉब्स आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। और हायरार्की हमें जो 4 चीज़ें बताती हैं, हमने वो चारों चीज़ें डिस्कस की कि हायरार्की हमें बताती है मैनेजरियल लेवल्स कितने हैं, टॉप मैनेजर्स कौन है, मिडिल मैनेजर्स कौन है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन है। हायरार्की हमें बताती है वर्क अथॉरिटी के बारे में, कि डिसीजन मेकिंग राइट्स, वो जो लेजिटिमेट पावर है वो किसके पास है। उसमें हमने लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी को डिस्कस किया
कि सीनियर जूनियर का रिलेशन है तो उनके पास लाइन अथॉरिटी है, अगर सेम लेवल पे काम कर रहे हैं तो स्टाफ अथॉरिटी है। इसमें हमने वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस किया एज एन ऑब्लिगेशन ऑन द मैनेजर, कि अगर अथॉरिटी ने कोई टास्क दिया है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उस टास्क को पूरा करने का। और इसमें हमने चेन ऑफ कमांड पढ़ा कि हाउ द इंफॉर्मेशन फ्लोज, हाउ डिसीजंस फ्लो फ्रॉम टॉप मैनेजर्स अप टू दी अदर मैनेजरियल लेवल्स। इसी में हमने छठा इंग्रेडिएंट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ कमांड डिस्कस किया कि एक मैनेजर के अंडर डायरेक्ट सुपरविजन में कितने लोग आते हैं। अगर एक मैनेजर के अंडर डायरेक्ट सुपरविजन में कम लोग आते हैं तो इसको हमने कहा नैरो स्पैन स्ट्रक्चर या नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। और अगर एक मैनेजर को डायरेक्टली ज़्यादा सारे एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज़ करना पड़ता है तो उसकी डायरेक्ट सुपरविजन में अगर ढेर सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं तो हमने इसको कहा वाइड स्पैन स्ट्रक्चर होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट जो हमने इंग्रेडिएंट 2 आज डिस्कस करने हैं, एक हमारे पास है डिपार्टमेंटलाइजेशन। हम सबको पता है कि जब अच्छी नीयत से कोई काम शुरू करता है अल्लाह ताला उसको बरकत देता है, एक्सपेंशन होना शुरू हो जाती है। व्हेन बिजनेसेस एक्सपैंड तो कोशिश करते हैं वो कि एज अ होल एज अ यूनिट इसको मैनेज करना प्रॉब्लम होएगी, तो उनकी कोशिश होती है कि हम अपने बिज़नेस को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर लें, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स बना लें ताकि हमारे लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना आसान हो जाए। तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना, इट इज़ कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। और साथ लिखा हुआ है इसके, आप देख सकते हो कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजिंग द बिजनेस मोर इफ़ेक्टिवली। अब जब भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करती हैं तो कई तरह से कर सकती हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन आम तौर पे 5 तरह से की जा सकती है। ये 5 कहलाती हैं टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये 5 कहलाती हैं टाइप्स ऑफ डिवीजन्स जो ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। और ये डिवीजन की टाइप्स में आपको उसकी एग्जांपल दे सकता हूँ कि हमारा जिस यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी जिसमें हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिन, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। ये डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्मॉल यूनिट्स है। अब ये किस फ़िलॉसफी पे की है, किस वजह से की है, वो वजह उसकी टाइप डिफ़ाइन करती है। तो टाइप के लिहाज से डिपार्टमेंटलाइजेशन 5 तरह की हो सकती है। सबसे पहली प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। जब भी ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन करती है अपने बिजनेस यूनिट, डिफरेंट यूनिट्स बनाती है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी टाइप ऑफ प्रोडक्ट की बेस पे हो रही है तो वो कहलाती है प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमें पता है प्रोडक्ट्स से मुराद है गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो हमारी पंजाबी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंटलाइजेशन हुई है ना, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, ये प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन है कि मुख्तलिफ टाइप ऑफ डिग्री जो हम ऑफ़र कर रहे हैं उसके लिहाज से हमने अपनी डिवीजन कर ली है। अभी हम इसको मज़ीद भी थोड़ी इसकी डिटेल पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, दूसरी टाइप डिपार्टमेंटलाइजेशन की इस तरह से हो सकती है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन। हम सबको पता है कि गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस, इनपुट्स लेते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करते हैं और उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं आउटपुट में। ये इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, फिनिश गुड्स, इसके लिहाज से अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने डिवीजन बना लेती है तो वो कहलाती है प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन। और इसके साथ लिखा हुआ है, देखो आपके क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस into small units by considering the process that how inputs are converted into outputs। थोड़ा सा पहले हमने इसकी मिसाल पढ़ी थी कि फ़र्नीचर बनाने का कारखाना है, उसमें सबसे पहले लकड़ी आती है तो हम उसकी कटिंग करते हैं, जब कटिंग हो जाती है तो हम उसकी असेंबली करते हैं, उसे जोड़ते हैं, उसके बाद हम उसकी पॉलिशिंग और फिनिशिंग करते हैं। अगर कंपनी डिपार्टमेंट ही यही बना दे, कटिंग डिपार्टमेंट, वहाँ सिर्फ कटिंग से रिलेटेड काम हो रहा है, असेंबली डिपार्टमेंट वहाँ सिर्फ उसको जोड़ रहे हैं आपस में, और पॉलिशिंग डिपार्टमेंट जहाँ पे उसकी फिनिशिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ये कहलाएगी प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन। तीसरे नंबर पे मार्केट डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसको मार्केट डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहते हैं, इसको कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहते हैं कि कंपनी जब भी अपने स्मॉल यूनिट्स बनाते हुए उन लोगों को जहन में रखे, उस मार्केट को जहन में रखे जिनके लिए प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं, जिनके लिए गुड्स या सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। अब देखो इसके साथ लिखा हुआ है कि कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन और मार्केट डिपार्टमेंटलाइजेशन, इट इज़ द डिवीजन ऑफ होल बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट मार्केट्स और कस्टमर्स। मसलन अगर हम लोग गारमेंट्स बना रहे हैं
टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो हम उसके यूनिट्स ऐसे बना लें कि ये हमारा किड्स वियर है, ये हमारा जेंट्स वियर है, ये हमारा लेडीज़ वियर है। ये जो हमने 3 डिपार्टमेंट बनाए हैं किस बेस पे बनाए हैं? उस मार्केट या उन कस्टमर्स की बेस पे जिनके लिए हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो ये वाली डिवीजन कहलाएगी मार्केट डिपार्टमेंटलाइजेशन। चौथे नंबर पे जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन। जब भी हम लोग जियोग्राफिकल एरिया या फिजिकल बाउंड्री या फिजिकल लिमिटेशन को जिस एरिया में हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं उसको कंसीडर करते हुए अपनी डिवीजन करते हैं, तो ये जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन कहलाती है। आप देखो इसके साथ लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस यूनिट बाय कंसीडरिंग द फिजिकल बाउंड्री और द लोकेलिटी इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग इट्स ऑपरेशंस। ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी की इस तरह से तकसीम की गई है ना कि ये हमारा लाहौर कैंपस है, ये हमारा गुजरांवाला कैंपस है, ये हमारा जेलम कैंपस है एंड सो ऑन। जितने पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपसेस इस तरह से जियोग्राफिकल लोकेशंस पर मुख्तलिफ बने हुए हैं, ये वाली तकसीम कहलाती है जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन। और पांचवी इम्पॉर्टेंट इसमें डिवीजन हो सकती है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, कि सिमिलर ऑपरेशंस को एक जगह पे इकट्ठा कर देना। सिमिलर ऑपरेशन को एक जगह पे इकट्ठा कर देने से क्या मुराद है? आप सब लोगों को पता है कि अकाउंट्स से रिलेटेड कोई भी काम हो तो अकाउंट्स ऑफिस जाना पड़ता है, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो हमें एग्ज़ाम ऑफिस जाना पड़ता है, एडमिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो एडमिन में जाते हैं, एडमिन में जाके डिस्कस करते हैं ये इश्यूज़ हो रहे हैं। ये जो हमने ऑपरेशंस के अकाउंटिंग फाइनेंस के सारे ऑपरेशन एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं, एग्ज़ाम के ऑपरेशंस एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं, ये जो हम इस तरह की डिपार्टमेंटलाइजेशन सुनते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये HR डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D है, ये वाली क्लासिफिकेशन कहलाती है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन के सिमिलर फंक्शंस या सिमिलर ऑपरेशंस को एक जगह पे इकट्ठा कर देना। अब देखो इसके साथ लिखा हुआ है कि डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ फर्म लाइक अकाउंट्स, HR, मार्केटिंग एट्सेट्रा। यहाँ पे आके ये 5 बेसिक टाइप्स हैं। आपने एक चीज़ याद रखनी, देखो पंजाब यूनिवर्सिटी के मैंने आपको एग्जांपल दी, पंजाब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ये प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन है। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं उसके साथ साथ यहाँ पे हमने फंक्शंस को भी अलग किया हुआ है, अकाउंट्स अलग, एग्ज़ाम्स अलग, एडमिन अलग। उसके साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपसेस भी हैं मुख्तलिफ, लाहौर, गुजरांवाला, जेलम। अब देखो पंजाब यूनिवर्सिटी ने प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन भी की, जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन भी की, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन भी की। हम इसको कह सकते हैं मल्टी लेवल डिपार्टमेंटलाइजेशन अप्रोच, कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन इन 5 टाइप्स में से कोई 2 या 2 से ज़्यादा टाइप्स को कंबाइन करके अपनी डिवीजन कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, जब भी ऑर्गेनाइजेशन इन 5 में से 2 या 2 से ज़्यादा टाइप्स को इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं अपनी आसानी के लिए, तो ये मल्टी लेवल डिपार्टमेंटलाइजेशन अप्रोच है। ये कोई छठी टाइप नहीं है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल कि एन ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ मल्टीपल डिपार्टमेंटलाइजेशन, मल्टीपल डिविजन्स अप्रोच। 8वां और आखिरी इंग्रेडिएंट है हमारे पास इसमें चेंज ओरिएंटेशन। अब चेंज ओरिएंटेशन, हम सबको पता है कि चेंज से मुराद क्या है? चेंज इज़ मूवमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट टू अ डिज़ायर्ड स्टेट। जो इस वक्त हमारी हालत है उससे किसी और हालत की तरफ जाना इज़ कॉल्ड चेंज। इस क्लासरूम में अगर हमारे पास मल्टीमीडिया नहीं है तो दूसरी क्लास में चले जाना, वी हैव चेंज्ड। अब चेंज ओरिएंटेशन से मुराद कि वेदर ऑर्गेनाइजेशन इज़ विलिंग टू अडॉप्ट द चेंज और नॉट। अब देखो इसके साथ लिखा हुआ है, इट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी टू चेंज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू एक्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंट चेंज एंड टू मॉडिफाई द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिज़ाइन। अब कई दफ़ा इस तरह होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर्मल स्ट्रक्चर बना दिया और उसके बाद वो स्टिक हो गए हैं, स्टैटिक हो गए, उन्होंने कहा कि अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब उनकी चेंज ओरिएंटेशन नहीं, वो चेंज होना नहीं चाह रहे, वो एग्जिस्टिंग स्टेट से किसी और डिज़ायर्ड स्टेट की तरफ नहीं जाना चाह रहे। जबकि दूसरी तरफ इस तरह की भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है हमारे लिए जो कहें कि ये स्ट्रक्चर तो हमने बना दिया लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको चेंज कर लेंगे। इसका मतलब उनकी चेंज ओरिएंटेशन है, उनकी विलिंगनेस टू चेंज है। दे वांट कि अगर ज़रूरत पड़ी सिचुएशन के हिसाब से उन्हें चेंज करना पड़ा तो दे कैन मॉडिफाई देयर स्ट्रक्चर। यहाँ पे आके हम स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशंस को 2 तरह की कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, एक मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन या मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर और दूसरा ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर।
अब देखो हमारे इर्द गिर्द जितनी मशीन्स हैं, ये मोबाइल है हमारे हाथ में, लैपटॉप है, पंखा है, एसी है, इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। ये मशीन जब बन गई है ना, तो अब ये चेंज नहीं हो सकती। जब ये मशीन बन गई है, चेंज नहीं हो सकती, जो इसका स्ट्रक्चर हमने बना दिया ये ऐसा ही रहेगा। तो जो स्ट्रक्चर हम बना दें और वो चेंज ना हो सके, वो मशीनी स्ट्रक्चर या मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी कि मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज़ रिजिड, सख्त, दैट इज़ ट्रेडिशनल, सो इट इज़ लेस फ्लेक्सिबल टू चेंज। कि ऐसा स्ट्रक्चर है जो चेंज नहीं होता, हम उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखते, हम उसमें चेंज की गुंजाइश नहीं रखते। जैसे हमने ये टेबल बनाया, मोबाइल बनाया, लैपटॉप बनाया और ये बन गया, अब हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर वो है जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। और आम तौर पे अगर फॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हो, नीचे करेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं इसके, फॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हो, वर्क स्पेशलाइजेशन हो, जियोग्राफिकल ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड हो, डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड हो, हायरार्की बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो और मल्टीपल डिपार्टमेंटलाइजेशन अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हो, तो वो बहुत ज़्यादा मैकेनिस्टिक होती है, उसमें चेंज की गुंजाइश कम होती है, क्योंकि इतना सारा उन्होंने अपने अंदर ऐड किए इंग्रेडिएंट्स। दूसरी तरफ ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, ये फ्लेक्सिबल होता है। ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं ना, जैसे नाखून हैं, बाल हैं, ये बढ़ते रहते हैं। ये पौधे हैं, ये ऑर्गन्स हैं, बढ़ते रहते हैं। पानी, हवा, धूप मिलती है, बढ़ते रहते हैं। तो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर वो है जिसमें चेंज की गुंजाइश है, अगर ज़रूरत पड़े तो मॉडिफाई कर सकते हैं हम उसको। जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हुए, डिज़ाइन बनाते हुए उसमें चेंज की गुंजाइश रखते हैं, तो ये कहलाता है ऑर्गेनिक डिज़ाइन या ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। कि इट इज़ द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज़ फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल टू चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट। और साथ इसके करेक्टरिस्टिक्स कि अगर हमारा लेवल ऑफ फॉर्मेलिटीज़ कम है, जियोग्राफिकल ऑपरेशंस लिमिटेड हैं, वर्क जनरलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, हायरार्की कंप्रेस्ड है, कम है, और डिपार्टमेंटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हमने कॉम्प्लेक्स नहीं की हुई, मल्टीपल नहीं की हुई, तो वो स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक होता है, उसमें चेंज की गुंजाइश होती है। अब ये 8 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका कंपनी ख्याल रखती है, कब? जब भी उसने अपना डिफ़ाइन करना है कि टास्क को अरेंज करना है कि क्या काम है, किसने करना है, सो एवरीथिंग में बी स्ट्रक्चर्ड। तो ऑर्गेनाइजिंग में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हुए इन 8 बातों को जहन में रख के कंपनी अपने ऑपरेशंस डिफ़ाइन करती है। यहाँ तक हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप में से किसी के जहन में अगर कोई सवाल है, इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, यू आर फ्री टू आस्क।